हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, कितना कुछ हम लोगों को पता है, हम बता रहे हैं एक बार आपको कि सबसे पहले बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल का मतलब होता था कि जब भी गैमेट्स का फ्यूजन होगा कहीं पर भी, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होएगी तो इसका मतलब कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कहीं पर भी अगर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब था कि कोई भी अगर एक एडल्ट है, ठीक है, कोई भी एक एडल्ट है तो वो अपने जैसे सिमिलर यंग वन की फॉर्मेशन करते हैं, अपने जैसे सिमिलर यंग वन की फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक। सर क्या था कि हम लोग फ्लावरिंग की बात करते हैं। अरे बेटा दूसरी बात कर रहे थे कि जो हम लोग मतलब कि फ्लावर क्या था, फ्लावर एक वो स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ एंजियो स्पर्म में प्रेजेंट होता है, और प्लांट हम लोग जानते ही हैं प्लांट स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, ठीक। फिर देन हम लोगों की हेडिंग थी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ा था हर एक चीज कि फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होगा उससे पहले कुछ इवेंट्स थे जिनको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते थे, उसके बाद के जो इवेंट्स थे उनको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते थे। जब प्री फर्टिलाइजेशन की बात आई तो प्री फर्टिलाइजेशन में जो हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे, जैसे कि एक था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता था गैमीट की फॉर्मेशन होना, और दूसरा था कि वहाँ पे फिर गैमीट का ट्रांसफर होएगा, ठीक है। पहला था गैमेटोजेनेसिस कि वहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होना, दूसरा था गैमेट का ट्रांसफर होना। जब गैमेटोजेनेसिस की बात आई थी वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, दो हेडिंग पढ़ी थी। एक हेडिंग थी हम लोग की प्लांट की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। सृष्टि सिंह बेटा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिख रहा है, बस ठीक। एक हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब था कि प्लांट्स में मेल गैमेट की फॉर्मेशन होना। वहीं पर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब था कि वहां पर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होना, ठीक। फिर हम लोग आगे थे नेक्स्ट हेडिंग पर कि अब जो गैमेट्स फॉर्म हो गए तो गैमेट्स की फॉर्मेशन। अब माइक्रोस्पोरेंसिस कैसा होता था, मेगास्पोरेंसिस कैसा होता था, उससे पहले हमने बोला आपको फ्लावर स्ट्रक्चर। तो फ्लावर में हम लोगों ने 4 पार्ट्स वही पढ़े थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। ये 4 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स, कोरोला जो एक्सेसरी वर्ल थी, एंड्रोशियम, गायनोशियम जो रिप्रोडक्टिव वर्ल थी, ठीक है। कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है तो वो समझो। और एंड्रोशियम, गायनोशियम में ही मेल गैमेट और गायनोशियम में वो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती थी ये हमने आपको बताया था कि जो भी प्लांट स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्रोसेस होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। मियोसाइट सेल प्रेजेंट होंगे मतलब कि एक ऐसा सेल जिसके पास में एपी पोटेंशियल होता है गैमेट्स की फॉर्मेशन करने की, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करने की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होती थी, माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती थी। उस पॉलन ग्रेन में एक्साइन एंटाइन लेयर होती थी, एक्साइन स्पोरो पॉलन की बनी होती थी जो कि रेसिस्टेंट थी या बायोटिक फैक्टर्स को। इनर लेयर इंटाइन होती थी, एक्साइन रप्चर होती थी, रप्चर होने पर इंटाइन से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती थी और एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती थी। 60% ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और फ्लावर्स थे जो कि 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते थे, 40% ऐसे पॉलन ग्रेन्स थे जो 3 सेल स्टेज पर शेड होते थे, मतलब कि रिलीज होते थे। ये हम लोगों का था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में भी कि मेगास्पोर मदर सेल से एमएमसी से 1 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती थी। यहाँ पर हमने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल्स आएंगे कि ये ध्यान रखना कि हमेशा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर्स बनते थे, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में सिर्फ और सिर्फ 1 मेगास्पोर बनता था, 3 डीजेनरेट हो जाते थे, ठीक है। तो उसी की बेसिस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते थे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हम लोगों की गैमेट ट्रांसफर की आती थी। गैमेट ट्रांसफर में हम लोगों ने 3 प्रोसेस पढ़ी थी। एक सिंपल प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस, बचपन से पढ़ते चले हैं और जानते हो बहुत अच्छे से। एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन प्रोसेस, और उस पॉलिनेशन में आप लोग जानते थे कि एक सेल्फ होता था और दूसरा क्या होता था,
क्रॉस होता था, ठीक है। बस पॉलिनेशन क्या था कि एक सेल्फ का क्रॉस था। यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस थी वो दो तरीके से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, और वो क्या होते थे, या तो एबायोटिक उसको हेल्प करेगा या बायोटिक कंटेंट उसको हेल्प करेगा पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होने में। एबायोटिक का मतलब था कि नॉन लिविंग, जैसे कि एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीजें आती है। बायोटिक में था कि लिविंग, इंसेक्ट्स हो गए और बैट हो गया, ये सब क्या आते हैं, और ऑर्निथोफिली बर्ड्स की हेल्प से, जूफिली एनिमल्स की हेल्प से, तो उनकी सबकी हेल्प से बायोटिक पॉलिनेशन होता था, बायोटिक एजेंट्स होते थे। उसी की बेसिस पर हम लोगों ने गैमेट ट्रांसफर के 3 तरीके पढ़े थे, और वो कौन से थे, एक था ऑटोगैमी, एक था जीनोगैमी और एक था जीनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी क्या था कि जहाँ पर सेम फ्लावर होता था, सेम प्लांट होता था, मतलब कि यहाँ पर फिजिकली और फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता था। जबकि जो दूसरा जीनोगैमी था, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता था, ठीक है। RN पटेल, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता था। क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ फिनोटिपिकली होता था, मगर जीनोटिपिकली वो भी सेम होता था। लास्ट था जीनोगैमी, इसमें था कि डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, ठीक है, मगर सेम स्पीसीज सेम रहेगी। ये फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों तरीके से कहीं ना कहीं ये डिफरेंट होता था, जो जीनोगैमी था। यही आगे चल के खूब सारे वेरिएशंस लाता था, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ चीजें पढ़ ली थी। फिर कुछ और खास बातें थी। क्या खास बातें थी, जैसे कि जब कभी भी पॉलिनेशन होएगा, फर्टिलाइजेशन होता था, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था या एक्सटर्नल होता था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये था कि वो बॉडी के इनसाइड रहेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये था कि बॉडी के वो आउटसाइड रहेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में गैमेट्स की फॉर्मेशन कम होती थी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में गैमेट्स की फॉर्मेशन, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होती थी। वहीं पर कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि ऑफ द बेसिस ऑफ गैमेट स्ट्रक्चर कुछ आइसोगैमस होते थे, कुछ अनआइसोगैमस होते थे और कुछ ओगैमस स्ट्रक्चर्स होते थे। आइसोगैमस वो थे जिनका सेम स्ट्रक्चर शेप होता था, अनआइसोगैमस वो थे जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और शेप होता था। ओगैमस वो थे कि जहाँ पर फीमेल गैमेट बिगर होता था जबकि जो मेल गैमेट था वो स्मॉलर था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात की गई थी। अब जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जब एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात आई तो 2 वर्ड हम लोगों ने और पढ़े थे। एक था ओविपेरस, दूसरा था विविपेरस। ओविपेरस वो थे जो एग ले करते थे, विविपेरस वो थे जो यंग वन को अपने ले करते थे। यंग वन लेके रखना, यंग वन को बर्थ देते थे, ले करना वर्ड ठीक नहीं रहेगा, बर्थ देते थे। जब ओवीपेरस को और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म को इतनी केयर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती थी, तो वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम रहते थे। इसलिए उनका नंबर, उनकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले में। और जो डेवलपमेंट रहेगा वो इंटरनल डेवलपमेंट रहेगा जो विविपेरस रहेंगे उनके कंपेरिजन में, ठीक है। और फिर ऑटोगैमी, जैसे आपको बता दिया था कि कहाँ पर कैसे का ट्रांसफर होएगा, ठीक है। फिर एक हेडिंग थी हम लोगों की फर्टिलाइजेशन, या कुछ हेडिंग्स थी वहाँ पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ये 2 चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन हेडिंग पर, या फर्टिलाइजेशन को साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हमको याद है कि क्लास में भानु ने डायग्राम बनाया था, वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट था। उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को मैं एक्सप्लेन करना था कि ये सस्पेंसर होता है, ये हॉस्टोरिया होता है, ठीक है। तो उसको मैं बता दिया था थोड़ा बहुत, मगर क्या करिए हम लोग डोनर फर्टिलाइजेशन थोड़ा पढ़ लेंगे और एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये बताओ, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन? ठीक है। और इसका आप लोग आश्रय, आप तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हाँ, वेरी गुड। और एबायोटिक में वाटर, एयर, ठीक। ईशा आप नहीं बोले थे? अब याद रखना। अभी जब हम फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है, ठीक है, बहुत आसान है। और यहीं पर आपको एक चीज बताएंगे कि कुछ, अच्छा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है। एक हेडिंग आएगी जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। our
वहीं पर एक हेडिंग आएगी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, एक हेडिंग आएगी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ाया और नहीं पढ़ाया था, जो पढ़ा रहे हैं वो सॉरी अभी तक जो पढ़ाया वो पढ़ा चुके थे, जो पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया, तो ध्यान से पढ़ना कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का सीधा सा मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। आउट ब्रीडिंग का डिवाइसेस का सीधा सा मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या प्रोसेस होती है या आप क्या करेंगे, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी होंगी, ठीक। और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कुछ खास नहीं है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है कि जैसे जो पॉलन ग्रेन था, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन था, आउटर लेयर एक्साइल, इनर लेयर एंटाइन, जो पॉलन ग्रेन था उसमें आउटर लेयर रप्चर हुई, इनर लेयर इलोंगेट हुई, इलोंगेट होने पर उसमें 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, वो पिस्टल के साथ में। पिस्टल का मतलब कि जो वहां पे फीमेल गैमेट है, जो उसी को पिस्टल कहते थे। पिस्टल से याद आया कि एक हेडिंग होती थी पिस्टलेट, याद है किसी को? एक हेडिंग थी पिस्टलेट, एक थी स्टेमिनेट, 2 हेडिंग थी। जल्दी से बता दो तो अच्छा लगेगा हमें। अच्छा ठीक है, अब शांत नजर वाजपेयी आपको दूसरा बताएं कि पिस्टल है क्या और स्टेमिन क्या है। वेरी गुड, मतलब कि एक ऐसा फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मतलब डायोसियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल या फीमेल। जब मेल होएगा तो ऐसे को हम लोग कहते थे स्टेमिनेट, और जब फीमेल होएगा तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते थे पिस्टुलेट फ्लावर, ठीक है। तो इनका पॉलन और पिस्टल का एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है, एक साथ मतलब साथ में डेवलप होंगे, फर्टिलाइज होंगे। पहला पॉइंट ये याद रखना, इनका एक साथ सिंक्रोनाइज होना वो बहुत बड़ा फैक्टर है सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन था कि इसके पॉलन ग्रेन्स वहां पर पिस्टल पर पहुंचेंगे तो उस टाइम पर वहां पर केमिकल होना चाहिए, उस टाइम पर वहां पर केमिकल होना चाहिए। अगर केमिकल नहीं होगा तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आएगा। और एक और बात समझना कि जो गैमेट ट्रांसफर की हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे, उस गैमेट ट्रांसफर की हेडिंग में जैसे कि जब एयर से अगर गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, वाटर से गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, या एनिमल्स की हेल्प से गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे एक प्रैक्टिकल भी है कि राइट द कैरेक्टर्स या राइट द adaptive characters of the plants for these organism। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्लांट है उसने कौन कौन से एडेप्टेशन किए हैं, कैसे एडेप्टेशंस किए हैं, वो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो हम लोगों को बात करना, ठीक। उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे जो डिफरेंट फ्लावर है उन्होंने क्या क्या अडेप्ट किया है, ठीक। उससे पहले इधर आते हैं तो पॉलन पिस्टल याद रखना कि उनका साथ में ही डेवलप होना, साथ में डेवलप होने के बाद पिस्टल रेडी होनी चाहिए, उसके ऊपर केमिकल एक्टिव होना चाहिए पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, पॉलन ग्रेन को वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। और यही एक पॉइंट यहाँ पर अप्लाई होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा कि जो इनका सिंक्रोनाइज्ड वेव होता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन का और पिस्टल का, मेल पार्ट का, फीमेल पार्ट का, एंथर का, गाइनोशियम का अलग अलग डेवलप होना, अलग अलग समय पर डेवलप होना, ये सबसे पहला एक पॉइंट रहेगा कि ये जब ऐसा हो जाएगा, अलग अलग डेवलप होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि फ्लावर जो हो वो यूनिसेक्सुअल हो, जो फ्लावर हो वो यूनिसेक्सुअल, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल रहेगा तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी खत्म, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांस खत्म हो जाएंगे। एक पॉइंट होता है सेल्फ इनकॉम्पेटेबल, सेल्फ इनकॉम्पेटेबल। सेल्फ इनकॉम्पेटेबल का मतलब क्या होता है, ये जो डायग्राम में ड्रॉ किया था अभी, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचेगा, इस पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब रिलीज होगी, तो पॉलन ग्रेन तो पहुंच जाए मगर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब रिलीज ही ना हो,
ठीक, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ना हो, ये सेल्फ इनकॉम्पिटेबल कहलाएगा, कि वहाँ पर वो अपने आप से इनकॉम्पिटेबल हो गया, कि पॉलन ग्रेन वहाँ पर पहुँचे और वो डिजेनरेट हो गए, वो आधे से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर खराब हो गए, ऐसी बात करना। ठीक, और फिर कुछ और बातें आती हैं, जैसे एक हेडिंग आएगी इमैस्कुलेशन प्रोसेस। इमैस्कुलेशन में क्या होता था कि एंथर को रिमूव कर देना, नहीं रिमूव नहीं करना, एंथर को कट कर देना, एंथर को कट कर देना, और कब कट कर देना, बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते थे। कि एक फ्लावर था, ठीक है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर स्ट्रक्चर है, उस फ्लावर स्ट्रक्चर पर एंथर है, और एंथर को हमें पता है कि सपोजली सिंक्रोनाइज हो जाएगा एक समय पर, इसके पॉलन ग्रेन्स गाइनोशियम में पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया, एंथर को ही कट कर दिया। जब एंथर को ही कट कर दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप से रुक गया, ठीक है। और हम फिर इसको, अब दूसरे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर ना आ पाए, तो साथ में इसको हम कवर भी कर देंगे, इसको हम बैगिंग कहते थे, ठीक है, उसको कवर भी कर देंगे, जिससे कि दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर ना आ पाए, उसको हम कवर भी कर देंगे। वो प्रोसेस बैगिंग कहलाती थी, ठीक है, क्योंकि हमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स वहाँ पहुँचाने ना, तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को पहुँचाने के लिए हमें उसको कवर करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वैसे एक हेडिंग पर हो गया टैगिंग, इमैस्कुलेशन, टैगिंग, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए थे। टैगिंग प्रोसेस अलग से है कि हम वहाँ पर मेंशन करते हैं कि हाँ ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है, ठीक है, या मोनोसियस फ्लावर है, ये डायोसियस फ्लावर है, कि जो भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी हम लोगों ने उसके ऊपर की होती है, वही चीज़ पे मेंशन कर देते हैं कि इस पर क्या अप्लाई किया गया, क्या नहीं अप्लाई किया गया, ठीक है। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के जो टर्म्स थे, ये समझ में आए, हाँ है ना, कुछ बातें समझना। ईशा ये जो अभी रेड कलर से लिख रहा था वो दिख रहा था, बस ठीक। जैसे कि जहां भी एयर से पॉलिनेशन होएगा, तो एयर से पॉलिनेशन होने पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक, ये एडेप्टेशन कैरेक्टर्स बता रहा है। एक बात और दिमाग में रखना कि एक समय था कि जब ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है, एक समय था कि जब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था, मगर जैसी नीड पड़ी, जैसी ज़रूरतें आई, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल की तरफ मूव कर दिया। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म था वो ऑर्गेनिज्म ने खुद को अडेप्ट किया था एक सेक्सुअल की तरफ, और फिर एक सेक्सुअल के बाद में यही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव कर गए। मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव कैरेक्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले नहीं था। आप लोगों ने एक वो कहानी सुनी होगी, एक वो कोई कैरेक्टर थे, अब ये तो मुझे पता कहाँ कैरेक्टर के, कि उनके ब्लड से और उन्हीं के जैसा इंसान डेवलप हो जाता था। और हम लोगों ने ये सिर्फ ये सुना है कि उनको मारो, उनकी बॉडी से ब्लड निकलता था और ब्लड से उनके जैसा ही इंसान डेवलप होता था। इतना आसान नहीं था कि हम लोग सोचे कि तुरंत डेवलप हो जाते होंगे। तो यही तो यहाँ ब्रायोफिलम में होता था कि ब्रायोफिलम की लीव्स को तोड़ के डाल दो, उतने प्लांट्स ग्रो कर जाते थे। तो वही कुछ वैसा प्रोसेस था कि हम लोगों ने ये अडेप्ट किया, हम लोग ऐसे उसकी तरफ बढ़े हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि एयर जो था कि पहले आराम से प्लांट से पॉलिनेशन, पहले प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इजीली हो जाता था, मगर जब वो फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव की तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए, पॉलिनेशन प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कुछ अपने अंदर चेंजेस किए, कुछ अपने अंदर एडेप्टेशंस किए। वही एडेप्टेशंस क्या क्या थे पॉलन ग्रेन्स में, प्लांट स्ट्रक्चर में, इसको समझना कि एयर से जहाँ पर रिप्रोडक्शन होएगा, एयर से जहाँ पर पॉलिनेशन होएगा, वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो लाइट वेटेड होते थे, ठीक है। वो कैसे होते थे? लाइट वेटेड होते थे, बहुत हल्के होते थे, उनपे फैदर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते थे। उनका जो फीमेल पार्ट का स्टिग्मा होता था, उस पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता था, स्टिकी लिक्विड,
कि एयर से पॉलिनेशन वाले हैं कि उनका फेदर बहुत जल्दी से वहाँ पर अटैच हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि एयर से पॉलिनेशन वाले पॉलन ग्रेन्स लाइट वेटेड होते थे, फेदर प्रेजेंट होता था, स्टिग्मा पे एक लिक्विड होता था, वो लिक्विड स्टिकी होता था, ठीक है, स्टिकी इन द सेंस कि वो पॉलन ग्रेन्स को अपने पास अटैच कर लेगा, इजिली अटैच कर लेगा, ये बात होती थी। और इनकी जो क्वांटिटी होती थी वो मोर होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मोर क्वांटिटी में होते थे, क्योंकि एयर से हो रहा है, एयर का फ्लो तेज आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये भी याद रखना कि इनकी क्वांटिटी जो होती थी वो ज़्यादा रहती थी, ठीक है। बात करेंगे दूसरी बात, ये तो एयर से हो गया, अब दूसरा वाटर से, ठीक है, एयर से नहीं, हाँ वाटर से बात कर लें। वाटर में सबसे अच्छी बात कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनके पास एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उन पे आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी। ईशा आवाज क्लियर है? ठीक, वाटर से जो जहाँ पॉलिनेशन होगा उनके आसपास एक आउटर कवर होगा पॉलन ग्रेन्स पर, क्यों? क्योंकि वो वाटर प्रेजेंट हो रहा है, और वाटर प्रेजेंट हो रहा है तो खराब हो जाएंगे जल्दी, ठीक है, वाटर में वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो जो आउटर कवरिंग होती थी वो म्यूसिलेजिनस आउटर कवरिंग होती थी, ठीक है, म्यूसिलेजिनस स्पेलिंग म्यूसिलेज, वो म्यूसिलेजिनस आउटर कवरिंग होगी, ठीक। और ये दोनों के याद रखना कि एयर और वाटर तो एबायोटिक है ना, एबायोटिक का मतलब कि इनको कलर देख के पॉलन ग्रेन्स के पास या पेटल्स के पास नहीं जाने। तो यहाँ पर जो फ्लावर होता था वो कलरलेस फ्लावर होता था, मतलब मोस्ट ऑफ द कलरलेस। अब ये भी मत कहना कि सर ये सारे फ्लावर कलरलेस होंगे, ऐसा भी नहीं है, मगर एयर और वाटर को कलर की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर में सेकंड पार्ट कोरोला होता था, कोरोला से पेटल्स जो होती थी वो कलरफुल होती थी। अब वो कलरफुल क्यों होती थी? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होती थी। अब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होती थी, ना कि एयर और वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होंगी। तो पॉलन ग्रेन्स की आउटर कवरिंग म्यूसिलेजिनस होगी, इनको याद रखना। और इनके पास में जो ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग है इनको हेल्प करती है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बचे रहने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बचे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन अपनी प्लेस पर, अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचने के लिए उसको थोड़ा समय लगता था, तो उतनी ड्यूरेशन में, उतने समय के लिए उसको बचे रहने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए वो कवरिंग इनको हेल्प कर देती, ठीक है। और ये भी कलरलेस, मोस्ट ऑफ द कलरलेस होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये कलरलेस होते हैं। बट ये तो जो हो गए एयर वाटर के कुछ एडिप्टिव कैरेक्टर्स। और एनिमल्स की जब बात करेंगे तो एनिमल्स में इंसेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर ध्यान रखना कि वो फ्लावर अगर पॉलिनेशन, ये तो क्लास में समझाया था कि फ्लावर अगर अपना खुद का पॉलिनेशन कंप्लीट करा रहा है तो इंसेक्ट्स को कुछ रिवार्ड भी देता था। वो रिवार्ड जैसे कि वहाँ पर दो एग्जाम्पल याद रखना, एक एमोर्फोफेलस था, चलिए पूछा जाएगा आपसे बोल्ड में कि एमोर्फोफेलस था, और एक और प्लांट है यक्का प्लांट, यक्का था कि मॉथ, यक्का प्लांट था ना, यक्का प्लांट का मॉथ से, ठीक है। तो ये वहां पर दो एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी को? एनीवन? एयर में बेटा सबसे पहली बात, पॉलन ग्रेन्स का वेट बहुत लाइट होगा, बहुत हल्के होंगे, उनकी बॉडी पर फेदर प्रेजेंट होगा जो उसको उड़ने में हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। जो उसमें फीमेल पार्ट स्टिग्मा होगा, जो लिक्विड होगा वो, सॉरी स्टिग्मा जो होगा उस पर लिक्विड प्रेजेंट होगा, वो स्टिकी लिक्विड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि फेदर वाले पॉलन ग्रेन्स को अटैच रखने के लिए, उसको कैरी करने के लिए, ठीक है। ये क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, कलरलेस होंगे। क्वांटिटी में ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि एयर से पॉलिनेशन हो रहा तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंच जाएंगे जल्दी से जल्दी, इसलिए ये कैसे होंगे? ये कलरलेस, सॉरी मोर क्वांटिटी इनकी मोर होगी, कलरलेस होंगे, ठीक है। कलर ही क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत है, सारी चीजें एक पास लिखी। अब डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन था, जल्दी से जो बताओ इसको डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? देख लेते कौन कौन आया है।
अंशिका, अंशु, आर्यन, श्रेया, भानु, बीपीएस, भानु प्रताप सिंह, ईशा, कशिश, महिमा, मनीष, मुस्कान, पल्लवी, प्रांजल, रश्मि, संदीप, शिखर पटेल। ठीक, मैच भी देख रहा है। अच्छा, आरसीबी कितने में आ गई? ये बंद कर दो, पूरी क्लास को लिखाओ। ये एक ओव्यूल स्ट्रक्चर है, मतलब ये डायनोशियम स्ट्रक्चर था, ठीक है। और डायनोशियम स्ट्रक्चर से स्टेमा स्टाइल ओवरी से हमने ओव्यूल को उठा के बाहर रख लिया, ठीक है। इसी में हम लोगों को पता था कि यहाँ पे 3 सेल्स थे जिनको हम लोग क्या कहते थे? अरे सिनर्जिड कौन बोला बेटा? सिनर्जिड कौन कौन कह रहा है? अच्छा, वो सिनर्जिड है। यहाँ ये मत सोचना कि ऑनलाइन हम मुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। हमारे पास ये क्या कहेंगे, ईश्वर को क्या देते थे? श्राप देते थे। नहीं, श्राप तो नेगेटिव, ये आशीर्वाद हमको प्राप्त, वरदान प्राप्त है, सुपर पावर है, वरदान है ये कि हम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मुक्का मार सकते हैं, ठीक है भैया। ऊपर सेल्स थे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। नीचे 2 सिनर्जिड्स थे। ये एक फिलीफॉर्म एपरेटस था। यहाँ पे एक पोल प्रेजेंट होता था जिसको माइक्रोपाइल कहते थे। सेंटर पर पोलर सेल था। उस पोलर सेल में सेंट्रल सेल, उसमें पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते थे। सेंट्रल सेल था, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते थे। अब पॉलन ट्यूब आएगी, अगर पॉलन ट्यूब यहाँ पर पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पॉलन ट्यूब इलोंगेट हुई, अगर पॉलन ट्यूब डायरेक्ट यहाँ से एंटर कर जाएगी चैलेजा की तरफ से, ये पॉइंट चैलेजा एंड कहलाता था, ठीक है, याद रखो, चैलेजा एंड कहलाता था। नीचे का पॉइंट माइक्रोपाइलर एंड कहलाता था, सब भूल जाते हो, ये माइक्रोपाइलर एंड कहलाता था। अगर चैलेजा से पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएगी, ऐसा रेयर कंडीशंस में होता था, कभी कभी पॉलन ट्यूब चैलेजा से एंटर करेगी तो उसको लोग चेंजोगेमी कहते थे। अगर वो साइड से एंटर कर जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मीजोगेमी कहते थे। और अगर वो पॉलन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ आएगी यहाँ से और वो अपना माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगी तो उसको माइक्रोपाइलोगेमी ही कहते थे। और सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है कि वो माइक्रोपाइल से ही एंटर करती थी। यहाँ पर सिनर्जिड्स और ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन दिखाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि बेटा इधर से जाओ, तब जाके वहाँ पर किससे मिलोगे? एग सेल से मिलोगे। एग सेल से पॉलन ट्यूब में कितने मेल न्यूक्लियस होते थे? 2 होते थे। तो जो पहला मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग सेल के साथ मिल जाएगा और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देगा। वहीं पर दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ मिलेगा, वहीं पर दूसरा मेल गैमीट प्लस सेंट्रल सेल और फॉर्मेशन करेगा पेन की, PEN, फॉर्मेशन करेगा पेन की, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
अब ध्यान रखना, हमने पेन बोला है, पेन मतलब पेन ही पूछा जाएगा एग्जाम में, वहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा, वहाँ कहा जाएगा कि पेन समझाओ। जैसे ही दो मेल गैमेट्स थे माइक्रोपाइल से एंटर करने पर, एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किए, दूसरी बार यहाँ फर्टिलाइजेशन किए, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दूसरे फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस मिले? 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई मिले, तीसरा मेल गैमीट मिला, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसीलिए ऐसे डबल फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल में या एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। हमें याद है कि 11th क्लास में 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, तो लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म में ही हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता था। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, अपनी एनर्जी इस एम्ब्रियो को और इस एंडोस्पर्म को दे जाएंगे। जैसे फर्टिलाइजेशन होएगा, ये सिनर्जिड्स, ये फिलिफॉर्म एपैरेटस, ये सब डीजेनरेट होएगा। हमने डिस्कस किया था एक एनाट्रोपस ओव्यूल के आसपास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था जो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता था, उसके आसपास आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स होते थे, उनको ध्यान रखना, ठीक है, पूछे जाएंगे। और एक और बात, हमने न्यूक्लियस बोला है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस बहुत डिफरेंस है, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में बहुत डिफरेंस है। अभी 3rd चैप्टर बात करेंगे तो वहाँ बच्चे लाइट टाइप के हैं। लास्ट वीक क्या हुआ, एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग कहते थे पेरिस्पर्म, ये समझाओ पेरिस्पर्म क्या होता है। और वही बात कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद रहता होगा, कुछ नहीं, तो पेरिस्पर्म बेटा, पेरिस्पर्म का मतलब था कि एक ऐसा फ्लूइड जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है और वो न्यूट्रिशन का काम करेगा। ये प्लांट्स की बात की जा रही थी, नहीं वो समझा दिए कि नहीं मेल पार्ट में जो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान देना, ये प्लांट के लिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आ गई हम लोगों की, यहाँ पर जाइगोट डेवलप हो गया, ठीक है, और दूसरी बात क्या डेवलप हुआ, एंडोस्पर्म डेवलप हुआ। अब जो जाइगोट डेवलप हुआ है इस पोर्शन में समझना जरा अच्छे से, ये दिख रहा है जैसे आज से ये पोर्शन दिख रहा है क्लियर, ठीक ठीक है, यस सर यस सर। अब बात समझना कि यहाँ पर जो जाइगोट बना है, ठीक है, जो जाइगोट बना है, अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ये जाइगोट डेवलप होएगा एम्ब्रियो में। यहाँ पर एक और बात याद रखना कि ये जो गैमीट्स थे ये सब हैप्लॉइड थे, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ये ट्रिप्लॉइड बना है, जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉइड बना है, ठीक है, ये भी कंडीशन याद रखना। तो जाइगोट जैसे स्टेज स्टार्ट हुई, डिप्लॉइड से स्टार्ट हो गई, अब डिप्लॉइड का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, जो अर्लियर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का शुरुआती स्टेज में, जब शुरुआती स्टेज में जैसे कि एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, तो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, उनका जो शुरुआती स्टेज का डेवलपमेंट होता है उसको, वो दोनों सेम होते हैं, चाहे मोनोकॉट प्लांट्स में हो या डाइकॉट प्लांट्स में हो, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरुआती स्टेज में होगा वो दोनों का सिमिलर होता है। ये तो बाद में चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि हाँ ये मोनोकॉट डेवलपमेंट है, ये डाइकॉट डेवलपमेंट है, वो बाद में क्लियर होगा। शुरुआत की स्टेज में क्या होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, मोनोकॉट डेवलपमेंट और डाइकॉट का डेवलपमेंट, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो दूसरी बात, जाइगोट डेवलपमेंट होता है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जब ये शुरुआत में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, एम्ब्रियोजिनल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजिनल डेवलपमेंट मतलब शुरुआत का जो डेवलपमेंट होगा, अर्लियर डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग एम्ब्रियोजिनल डेवलपमेंट कहते हैं। वैसे ऑल ओवर जो कहा जाएगा वो एम्ब्रियोजेनेसिस ही कहा जाएगा। अब एम्ब्रियो है, जाइगोट है, ये डेवलप हो रहा है, इसको डेवलप होने के लिए क्या जरूरत है, इसको एनर्जी जरूरत है, क्या जरूरत है, एनर्जी जरूरत है। ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है, ये इसको एनर्जी मिलती है पेन से, पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। या सीधी बात आप ये कह सकते हो कि जो एंडोस्पर्म होता है उस
एंडोस्पर्म से इसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और यहीं पर हम लोग दो टाइप के एंडोस्पर्म्स पढ़ेंगे और वो कौन से होते हैं, एक होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो, सॉरी मोनोकॉट एंडोस्पर्म, और एक होता है डाइकॉट एंडोस्पर्म। इस पर वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा उसमें कुछ स्टेजेस आती थी कि जाइगोट का डेवलपमेंट होता था, कि वो जो स्टेजेस आती थी और वो थी वही कौन सी तीन थी वो बता नहीं पाओ। वो क्या था, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो, याद आया, पढ़ चुके हो। ग्लोबुलर शेप, फिर हार्ट शेप आता था और फिर मैच्योर एम्ब्रियो आता था, ठीक है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, वो स्ट्रक्चर आप लोग याद रखना। वहाँ पर एक दो खास बातें आपको बता दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर बताते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसका हम डेवलपमेंट का एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाते हैं क्या चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होती थी, क्या नहीं होती, ठीक है। जल्दी से, आई होप कि इसको ले लिया होगा। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि मार्कर से डायग्राम थोड़ा सही बन जाता है हमसे। हाँ, चौक से राइटिंग खराब नहीं है भाई। रिया, बेटा राइटिंग इसकी बिना भाई खाना बनाओ, उनको पढ़ते पढ़ते भूख लगा ही नहीं, खाना बनाओ। भैया कुछ बना लेते हो ना खाने में। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था हार्ट शेप का, ठीक है। थोड़ा ये और इलांगेट कर दें, नैरो कर दें, तो इस तरीके से हार्ट शेप का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर दो तीन बातें बस याद रखना कि जो ऊपर जो पोर्शन होता है इसको वो हॉस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है, जिसको हम लोग सस्पेंसर कहते हैं। अभी पूछा क्यों जाता है, एनसीईआरटी में हॉस्टोरिया की लेबलिंग की नहीं है, तो ये पूछ लिया जाता है बस। और ये कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कॉटिलिडन्स होते हैं। हॉस्टोरिया क्या करता है कि होस्ट की तरीके से काम करेगा, होस्ट की तरीके से काम करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। हॉस्टोरिया होस्ट की तरीके से काम करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। सस्पेंसर फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सस्पेंसर फ्लेक्सिबल नेचर का प्रोवाइड करेगा। कॉटिलिडन्स ये कवरिंग होती थी, कॉटिलिडन्स क्या होती थी, ये कवरिंग होती थी। और कवरिंग क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। कॉटिलिडन्स क्या थे, कवरिंग थे, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो ये याद रखना, ठीक। ये टॉपिक क्लियर हुआ। एक बात और सुन लो, अच्छी बात है, अभी हमने बोला आपको कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा, इस एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा एनर्जी, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और इस एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। यही एम्ब्रियो आगे डेवलप होगा जाके फ्रूट में, ठीक। फ्रूट में क्या होगा, सीड्स प्रेजेंट होंगे। फ्रूट में क्या होगा, यही एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के साथ एनर्जी लेते लेते आगे फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट में क्या होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। और जब फ्रूट की बात आई तो फ्रूट में 3 पोर्शन होते थे, उन पोर्शन को हम लोग क्या कहते थे, एक कहलाता था पेरिकार्ड, एक कहलाता था मेसोकार्ड
और एक कहलाता था एंडोकार्प। ठीक है, जब फ्रूट की लेयर्स की बात आई तो वहाँ पर एक पेरिकार्प होता था, मेसोकार्प होता था, एंडोकार्प होता था। पेरिकार्प मतलब आउटर लेयर, मेसोकार्प मतलब मिडिल लेयर, एंडोकार्प मतलब इनर लेयर होती थी। ये लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सीड्स प्रेजेंट होते थे, और सीड की ही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस दो चीजें आती थी। एक आता था एल्ब्यूमिनस और एक आता था नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। अब ये हमें समझाना था क्या होता है, इसलिए यहाँ डॉक्टर पढ़ा है। एक होता था एल्ब्यूमिनस, एक होता था नॉन एल्ब्यूमिनस। मतलब कि ये फ्रूट्स की बात हो रही है, यहाँ पर सीड्स की बात हो रही है। हमने बोला आपको कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, और बोलो सब लोग बोलो। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड, वाह क्या बात है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, जब ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सपोज दैट कि इसने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी। एंडोस्पर्म क्या हमने शुरुआत में बताया था कि ये रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या रिजर्व फूड मटेरियल है। ये अपनी एनर्जी एम्ब्रियो को देगा उसको डेवलप होने के लिए। एम्ब्रियो की जो डेवलप होता है तभी फ्रूट बनेगा, एक नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो एंडोस्पर्म की अगर पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, इससे पहले एंटीपोडल सिनर्जिड्स वो सब अपनी एनर्जी खर्च करके इसको दे चुके हैं। अगर इसकी भी एनर्जी पूरी खर्च हो जाती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, तो उसके बाद जो सीड्स की फॉर्मेशन होगी वो सारे कहलाते हैं हम लोगों के नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, कि जिनके पास में एनर्जी नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये अपना लेग्यूम वाले, अपना ये जो ग्राउंडनट होता है, ये सब उनके नॉन एल्ब्यूमिनस है, इनके पास कहते हैं कि एनर्जी नहीं बची थी। उसके बाद एल्ब्यूमिनस वो होते हैं कि जहाँ पर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खर्च नहीं हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ रिजर्व फूड मटेरियल बचा हुआ है, एनर्जी बची हुई है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो हम लोगों के एल्ब्यूमिनस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नॉन एल्ब्यूमिनस कि जहाँ पे एंडोस्पर्म की पूरी एनर्जी खर्च हो गई है, एंडोस्पर्म के पास एनर्जी नहीं बची, उसने पूरी एनर्जी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में लगा दी, उसका रिजर्व फूड मटेरियल सब समाप्त हो गया। ठीक, और जबकि उसकी एनर्जी बचा लेगा, रिजर्व फूड मटेरियल बच जाएगा, वो एल्ब्यूमिनस। यहीं पर महिमा क्लियर। ठीक, यहीं पर एक बात और याद रख लो, हमने आपको बोला था, समझाया था मेरी ये चीज कि एक लॉक्यूल होता था, जो ओवरी की कैविटी होती थी उसको लॉक्यूल कहते थे, हाँ या ना? हमको याद है ये 11th बी का बोल्ड था, इस बोल्ड पर यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाया था कि जब ओवरी की जो कैविटी होती है उसको लॉक्यूल कहते थे, याद रखना। और जब कभी भी जो रिप्रोडक्टिव वर्ण होते थे अगर वो एक पेरिफेरी पर होते थे उसको हम लोग पेरियंथ कहते थे। ठीक है, और जब कभी भी जो कैलिक्स कोरोना अगर था, अगर वो अटैच होता था एंथर के साथ में, तो उसको हम लोग एपीफिलस कहते थे। ये 3 वर्ड याद रखना। हमने क्या बोला कि जो ओवरी की कैविटी है, सुन लो, यहाँ बताने जाते बाद में बता देंगे, जो ओवरी की कैविटी है उसको हम लोग लॉक्यूल कहते हैं। उसके बाद में जो कैलिक्स कोरोना या और जो वर्ल स्ट्रक्चर थे अगर वो एक ही पेरिफेरी पर होते थे तो उसको हम लोग पेरियंथ बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद में तो क्या बोला कि जब कभी भी मेल पार्ट के साथ में, जैसे कि एंथर हुआ, एंथर के साथ में अगर कैलिक्स और कोरोना अटैच होते थे तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एपीफिलस कहते थे। जैसे कि एग्जांपल दिया था हमने क्लास में सृष्टि वाजपेयी टोमेटो और ब्रिंजल का, याद आया? पार्थेनोकार्प, बेटा भूल जाओ उसे, इधर याद रखो। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में हमने बनाना का एग्जांपल दिया था,
एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस तो पहले ही बताया था, एपोमिक्सिस प्रोसेस होती थी। एपोमिक्सिस में एग्जांपल याद रखना, हनी भी उसका एग्जांपल है, पार्थोकार्पी का, ठीक है। और एपोमिक्सिस का एग्जांपल, सॉरी पॉली एम्ब्रॉयनी का एग्जांपल याद रखना, ये अपना लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब उनके पॉली एम्ब्रॉयनिक एग्जांपल हो गए, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं। ओवरी कैविटी, लॉक्यूल, कैलिक्स कोरोला एक ही पेरिफेरी पर है, पेरियन, और जब मेल पार्ट एंथर वगैरह कैलिक्स कोरोला से अटैच होगा तो एपिफिलस कंडीशन कहलाएगी, ठीक, इतना याद रखना। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, हॉस्टोरिया, सस्पेंसर, कॉटिलेडन्स, ओवरी, कैविटी, ये सब ये याद रखना। और इसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है इसको सुन लो जरा। फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स, पॉली एम्ब्रॉयनी और एपोमिक्सिस, ये वर्ड्स बता दें। उसके बाद में जरा रेडिकल, प्लेन्यूल, कॉटिलेडन, स्कैटुलम, ये 2-4 से डिस्कस कर लें और फिर लगता है कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आश्रय मिश्रा, ठीक, क्लास में अगर आगे कंप्लीट हो गया तो थर्ड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। समझो बात। हमने ये बोला आपको कि जैसे अब फ्लावर था तो फ्लावर में कैलिक्स हो ग्रीन कलर, कोरोला वो कलरफुल पार्ट, एंड्रोशियम वो मेल पार्ट, गाइनोशियम वो फीमेल पार्ट था, ठीक है। और इसमें हम लोगों को पता है कि गाइनोशियम में 3 स्ट्रक्चर थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जब ये बात आई तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में हमको ये समझ आया कि इसके अंदर ओवरी था, ओवरी में ही तो फर्टिलाइजेशन हुआ था। मतलब जितनी मेन प्रोसेस थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद में ही तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये सारे पार्ट गायब हो गए, सिर्फ बचा कौन? ओवरी बचा, क्योंकि ओवरी में पूरी प्रोसेस हो रही थी और ओवरी से क्या बन गया? फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई। ओवरी में जो ओव्यूल थे वो सीड्स बन गए, फ्रूट के अंदर सीड, ओवरी के अंदर ओव्यूल। इतने रहा हम लोगों के पास में चीजें तुम लोगों को मिली। तो बस ये ध्यान रखना कि जब कभी भी ट्रू फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होएगी, ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होएगी, ऐसे फ्रूट्स को हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और जब कभी भी ओवरी के साथ में उसका थैलेमस अटैच रह जाए, ठीक है, आउटर इंटीग्यूल पता चला अटैच है, इनर इंटीग्यूमेंट अटैच है, कैलिक्स का कुछ पोर्शन अटैच रह गया, ऐसी कंडीशन में थैलेमस का अगर कोई भी पार्ट अटैच रहेगा ओवरी के साथ में और तब फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। दैट्स ऑल बात खत्म, ठीक। वहीं पर ये तो ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स हो गया, ठीक है, और एल्ब्यूमिनस, नॉन-एल्ब्यूमिनस ये सब हो गया। अब एक दो बातें और समझो। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई और ये एम्ब्रियो डिवाइड हुआ, सॉरी जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई थी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट का डिवाइडेशन हो गया और यहाँ पर मोर एम्ब्रियो हो गए, एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गया, ऐसी कंडीशन को हम लोग पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन कहते थे कि जाइगोट का डिवाइडेशन हो गया। आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज की जो आउटर कवरिंग होती है पेरिकार्प, उसको हटा दो, लोगों की आंखों में डालो जाके, ठीक है, और उसके बाद जो उसके अंदर शेप होते हैं, ऑरेंज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये क्या है? ये पॉली एम्ब्रॉयनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने लेमन देखा क्या? पॉली एम्ब्रॉयनी का
एग्जाम्पल है, मगर ऑरेंज ज़्यादा यहाँ पर सटीक बैठता है कि क्या वो पॉली एम्ब्रॉयडरी का एग्जाम्पल रहेगा। और वहाँ पर मैं एग्जाम्पल ये बताया था आपको मोनोसियस डायोसियस में, तो वहाँ पर याद रखना कि मोनोसियस में कोकोनट एग्जाम्पल है और डायोसियस में पपाया एग्जाम्पल है, ठीक, कोकोनट पपाया। और एक वो एग्जाम्पल ये बताया था चैजमोगैमस क्लिस्टोगैमस, क्लोज फ्लावर ओपन फ्लावर, ठीक है, तो वहाँ पर याद रखना पेपेवर और मेचेलिया, नहीं ये तो बताया था, पेपेवर और मेचेलिया बहुत पूछा जाता है, इसका डायग्राम दे दिया जाता है बना के, ठीक। और एमॉर्फोफेलस, एमॉर्फोफेलस किस चीज़ का हो गया कि जहाँ पर वो रिवॉर्ड देता था कि एमॉर्फोफेलस में जो इंसेक्ट्स थे, एमॉर्फोफेलस 6 फीट लंबा फ्लावर होता है, एमॉर्फोफेलस 6 फीट लंबा फ्लावर होता है, तो उस फ्लावर के अंदर जाके इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो अपने एग को ले करते हैं, और यक्का प्लांट उसमें मॉथ अपने एग ले करता था, ठीक। तो ये था पॉलीएम्ब्रॉयडी मोर देन एम्ब्रियो। पार्थेनोकार्पी और एपोमेक्सिस आपको बता चुके पहले भी कि पार्थेनोकार्पी में क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के वहाँ पर फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, वो हम लोगों का पार्थेनोकार्पी था। और वहीं पर द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बट सीड्स विल बी देयर, वहाँ सीड्स प्रेजेंट होंगे, ये एपोमिक्सिस था कि वहाँ पर फ्रूट की फॉर्मेशन तो होगी मगर सीड्स प्रेजेंट होंगे, वो एपोमिक्सिस था, ठीक है। एक दो बात और सुनना ध्यान से, जैसे हम लोगों को याद है, क्या याद है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फुल पढ़ लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक काम करना, कल आप सब लोग स्कूल तो जाएंगे ही, ठीक है, तो जो बच्चे जैसे कि ऐड नहीं है और पढ़ने के इच्छुक हैं, ये ध्यान रखना कि ऐड नहीं है ग्रुप में और पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उनका नंबर ले लेना और यहाँ पे ऐड कर लेना ग्रुप में। अननेसेसरी मत करो, पढ़ने का मन भी ना हो मत ऐसा मत करना। हाँ, अगली बात ये समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ वर्ड समझा रहे थे कि आप लोग मोनोकॉट और डाइकॉट एंडोस्पर्म देखोगे तो वहाँ पर आपको वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कॉटिलिडन्स मिलेंगे, तो एक कवरिंग होती है, कॉटिलिडन्स क्या होती है, कवरिंग होती है। इसी के बेसिस पर अगर सिंगल कॉटिलिडन है, ठीक है, तो उसको हम लोग मोनोकॉट कहते थे, अगर वहाँ पे डबल है तो उसको हम लोग डाइकॉट कहते थे, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है, कॉटिलिडन्स हो गया। यहीं पर स्कैटुलम प्रेजेंट होता है, स्कैटुलम आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट में, जो कि कॉटिलिडन्स को रिप्लेस कर देता है, कि वहाँ पे कॉटिलिडन्स है, यहाँ पर जो कवरिंग है वो स्कैटुलम है, उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। आपको रेडिकल देखने को मिलेगा, आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। रेडिकल वो पार्ट है जो आगे चल के रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है, प्लीव्यूल वो पार्ट है जो आगे चल के शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा। वहीं पर रेडिकल को भी एक पोर्शन है जो कवर करता है, जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा, जो रेडिकल को भी कवर करता है, रेडिकल कवरिंग होती है। वैसे प्लीव्यूल की एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कोलियोपेटाइल कहते हैं, ठीक है, COLEOPTILE, कोलियोपेटाइल। क्या किसी के पास एनसीईआरटी बुक है इस समय? अच्छा बेटा, जरा मोनोकॉट और डाइकॉट का एंडोस्पर्म देखो जाके, सीड स्ट्रक्चर देखो जाके एक बार। सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, जरा उसको देखो जाके एक बार। पहुंच गए? वहां पे जो हेडिंग्स है वो बताओ कौन कौन सी है? जल्दी बताओ। हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल, ये होगा ना? हाँ, और बोलो। रेडिकल प्लीव्यूल ये सब। शूट एपिकल, हाँ ठीक है, वो प्लीव्यूल के साथ आ जाएगा शूट वाला, ठीक।
दो बातें और सुनो जल्दी से। एक एंटीकॉटिल, एक हाइपोकॉटिल फिल्म लग रहा है कि 1 घंटा से ऊपर हो भी गया है। रिया को भूख लगाई थी तो बेचारी लंच करे जाके, खाली डिनर करे जाके। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।